Please pay attention. This is an interview based on the readings and the interpretation of scriptures by an acclaimed expert on the subject. This show is not intended to offend or defame any individual entity, caste, community, religion, or any person living or dead. Viewers' discretion is advised. नमस्कार, आज घुमक्कड़ ले आया है आपको गुजरात के एक ऐसे ही ऐतिहासिक शहर भावनगर में। ये वही भावनगर है जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के अखंड भारत के सपने को साकार करने की नींव रखी। उनकी एक आवाज़ पर प्रातः स्मरणीय श्री कृष्ण कुमार सिंह गोहिल जी ने विलय को स्वीकार किया। आज घुमक्कड़ आपको परिचित करवाएगा एक ऐसे ही जिंदा दिल कवि से जिनके योगदान के बिना भावनगर का इतिहास अधूरा है, जिनकी रचनाओं का गुणगान करते मुरारी बापू जैसे सिद्ध पुरुष की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, जिनके लिखने के तरीके ने सुगम साहित्य से परिचित करवाया, जिन्होंने कभी वर्षा ऋतु का वर्णन करते लिखा कि आषाढ़ उच्चारम मेघ मलारम बनी बहारम जलधारम दादूर डकारम मयूर पुकारम तड़िता तारम विस्तारम कहे राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आओ गिरधारी। 10 अक्टूबर 1856 में जन्मे भावनगर के राजकवि पिंगळशी भाई पाताभाई नरेला। हम इतने सौभाग्यशाली तो नहीं कि उनसे रूबरू हो सकें, पर आज हमारे बीच उन्हीं के एक वंशज मौजूद हैं। आइए चलते हैं भावनगर की उसी डेली पर जहां से इस महाकाव्य की शुरुआत हुई। जी नमस्ते, मेरा नाम सचिन है। मैं घुमक्कड़ यूट्यूब चैनल से आया हूँ। धर्मदीप भाई से मिलना है। एक 2 मिनट लीजिए, मैं उनसे बात करके नमस्कार। कैसे? एकदम बढ़िया। प्लीज सर, सबसे पहले घुमक्कड़ को भावनगर की ऐतिहासिक धरती पे बुलाने का आपका बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। कि ऐसी साहित्यिक चर्चा और इस तरह का लोकेशन, ये बहुत ही रेयर बात है हमारे लिए। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आज यहाँ पे आपके साथ कुछ साहित्यिक चर्चा करने का मौका मिला है। बिल्कुल, मैं यही चाहता था कि पिंगळशी बापू की कर्मभूमि है ये, तो हम यहाँ मिले, ये बेटर है। सर, भावनगर एक कला नगरी है। भावनगर को कला संपन्न बनाने में कई महान हस्तियों का हाथ रहा है, बहुत, जिसमें सबसे मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण योगदान संत श्री पिंगळशी बापू का दिखाई देता है। जी। तो उनका वंशज होने के नाते ये आपके लिए कितनी सम्मान की बात है और ये अपने साथ कितनी जिम्मेदारियां ले आता है? बहुत ज़्यादा। सी, हमेशा से ये रहा है कि जो कुछ आपके साथ ग्रेटिट्यूड आता है, ग्रेटिट्यूड के साथ उसकी जिम्मेदारियाँ भी आती हैं। आई एम वेरी लकी कि मुझे इस परिवार में जन्म मिला है। बतौर मैं चौथी पीढ़ी में आता हूँ पिंगळशी बापू की, तो काफ़ी जगहों पे ये काफ़ी ऑलमोस्ट जहाँ पे भी जाते हैं आपके साथ एक अभिगम होता है, प्रोफेशनल रिलेशन है, बात चलती है वो सब। लेकिन मैंने देखा है कि दूर दूर तक, लाइक मैं बेंगलोर जाता हूँ, मैं चेन्नई जाता हूँ, अभी मैं रशिया गया था, रशियन एक लेडी के साथ मुलाकात हुई। अब वहाँ तक अपना साहित्य, अपना लिटरेचर, वो सांप्रत है, वो वेल नोन है। सो कहीं ना कहीं लोग जो लिटरेचर के साथ जुड़े हुए हैं उनका पिंगळशी बापू के साथ परिचय है, या तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट मिलता है। तो हमको ये हमेशा होता है कि जिसमें आपको अभी मिला तो एक फॉर्मल मुलाकात चल रही है, आप रिलेशन रख रहे हो सब कुछ। अब जैसे ही वो पिंगळशी बापू का नाम आता है वो रिलेशनशिप में जान आ जाती है, वो एक अपनापन अलग हो जाता है वो। सो इट इज़ अ वेरी बिग ऑनर कि आज 165-167 साल के बाद भी पिंगळशी बापू का नाम, उसकी गरिमा, उसकी इज्जत आज वो है जो कि हमको कमाने में शायद बहुत अरसे लग जाएगी। हाँ, आपने बोला जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारियाँ बहुत आती है। एग्जाम्पल के तौर पे आज किसी के साथ बात करनी हो या कहीं से आमतौर पे निकलना भी हो, तो हम वो एफएसएड डिग्निटी तोड़ के, प्रोटोकॉल्स तोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि हम मेंटेन करते हैं इसलिए क्योंकि सामने वाला
हमसे एक्सपेक्ट करता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और आगे इंटरव्यू के दौरान हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी लेखनी थी, ऐसी कौन सी कविताएं थी जो घुमक्कड़ को आज भावनगर की ऐतिहासिक धरती पर खींच लाई है। बिल्कुल, मुझे भी ये जानने का बहुत उत्सुकता है कि हाउ कम यू नो केम टू हियर, कि पिंगल सिंह बापू तक आप बीइंग वाराणसी के बंदे हो के, हिंदी लिटरेचर के बंदे हो के, उर्दू के उपासक हो के, आप पिंगल सिंह बापू के अंदर इंटरेस्ट में कैसे आए? मैंने जब गुजराती साहित्य को थोड़ा बहुत पढ़ना समझना शुरू किया तो कई महान लेखकों की लेखनी को पढ़ने और समझने की कोशिश की। उसी दौरान जब मैंने कुछ किताबें और कुछ लेखनियाँ झवेरचंद मेघानी की पढ़ी और उसी दौरान संत श्री पिंगल सिंह बापू की एक 12मासी छंद मैंने पढ़ा। और मैं ऐसा नहीं कि आप मेरे सामने बैठे हैं तो मैं कह रहा हूँ साहब, मैंने इससे बढ़िया वर्षा ऋतु का वर्णन अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। कितने आसान और कितने बेहतरीन शब्द उन्होंने लिखे कि आषाढ़ उच्चारम मेघ मलारम बनी बहारम जलधारम दादूर डकारम मयूर पुकारम कविता तारम विस्तारम कहे राधा प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आओ गिरधारी। इसे पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि साहित्य का जो सरलीकरण है वो इन्हीं महानुभावों की कलम से शुरू हुआ होगा। मुझे भी काफ़ी विद्वान लोगों के रेफरेंस से वही बात मिली है कि उससे पहले सुगम साहित्य के कोई आसार गुजराती में नहीं मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं गुजराती साहित्य लिटरेचर के साथ सुगम की नींव पिंगल सिंह बापू के हाथों रखी गई, ऐसा भी माना जा सकता है। एक गज़ल है गुजराती जिसके कुछ शब्द ऐसे हैं, गजब हाथे गुजारी ने पछी काशी गया थी शू, मળી बदनामी दुनिया में पछी नाशी गया थी शू, મળ્યો નહીં લાભ समय पर પછી ખોટી દયા थी शू, कहे कवि पिंगल कि पैसो मुआ वक्ते મળ્યા थी शू। तुम कर्म कुछ ऐसे कर रहे थे कि जिसके सामने पश्चाताप की कोई कीमत ही नहीं रही, तो वो पश्चाताप करोगे। वो काशी जाके पहले सर कलम करवाने की एक प्रणाली थी, आप वाराणसी से हो तो आपको पता है जी। तो उसी पे है कि गजब हाथ है, मतलब तुमने समाज पे दुनिया पे कहर ढाया, फिर काशी जाने का कोई मतलब नहीं है। दुनिया में पूरी बदनाम हो चुके, फिर यहाँ से भाग के भी कहीं पे भी चले जाओगे तो तुमको, तुम्हारे परिवार को वो पीढ़ियों तक उसी कर्मों से याद किया जाएगा। मध्य युग का अंतिम संस्कार मूर्ति चारण, द लास्ट मिनिस्टर, ऐसी तमाम उपाधियों से उन्हें नवाजा गया। अगर आपकी राय पूछें तो ऐसी कौन सी लेखनी आपको लगती है, ऐसी कौन सी कविताएं आपको लगती हैं जो संत श्री पिंगल सिंह बापू को मीरा, नरसिंह मेहता जैसे साहित्यकारों के समक्ष खड़ा करती हैं? जी, वैसे तो झवेरचंद भाई ने ये बोला है कि अगर थोड़ा प्रोत्साहन दे पाए होते उस समय पे तो होमर, वाल्मीकि या तुलसी जैसे महाकाव्य का निर्माण पिंगल सिंह बापू के द्वारा हो सकता था। और ये हम बोल रहे ऐसा नहीं, उन्होंने जो लास्ट मिनिस्टर वाला जो आप आर्टिकल बोल रहे हो उसमें ही उसका उल्लेख किया है। लेकिन आज से 100 साल पहले साहित्य अलग माध्यम से था, वो प्रकाशित भी नहीं होता था, वो ज़बान से ज़बान, लोक मुख से मुख फैलता था। और वो तभी हो सकता है कि आपको मेरी कविता, आपको मेरे द्वारा कही गई कविता इतनी पसंद आई कि भले वो किसी और की भी है, आप यहाँ से वहन करके अपने यहाँ ले गए। बाकायदा एक जगह से दूसरी जगह कविताओं का परिचय वहन होता 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 बहुत दूर तक पहुँचती थी। उस समय पे पिंगल सिंह बापू ने ये बहुत अच्छा सिद्धि पाई कि उनकी कविताएं गीर में बैठा हुआ एक अनपढ़ गवार छोटा सा मालधारी है वो भी गाता था। वो वहाँ उस तरफ पूरे दूसरे छोर पे भारत के रविंद्रनाथ टैगोर बैठे थे, वो भी उनको गाते थे। हर एक बंदा आसानी से गा सके, हर एक बंदा उसको दोहरा सके, वो फ्लो में उसके राग के समेत गा सके ना, वो एक अच्छापन, वो एक सरलपन। तो उसकी वजह से लोगों तक पिंगल सिंह बापू पहुँचे। लोक साहित्य की पहचान यही होती है कि वो हर एक बंदे तक, हर एक लोग तक आसानी से पहुँच जाए। उर्दू के एक मशहूर शायर हैं जिन्होंने कहा कि लोग होठों से लगाए फिरते हैं मुझे,
मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। अगर मैं इसे पिंगळशी बापू से जोड़ने की कोशिश करूं तो गुजरात की सुबह उनके भजन से होती है और शाम का अंत उनके भजन से होता है। ऐसे में एक परिवार और एक साहित्यिक जिम्मेदारी होने के नाते आप उनकी कलाकृतियों को, उनकी लेखनों को, उनकी कविताओं को जीवंत रखने के लिए क्या क्या करते हैं? देखिए, साहित्य अगर अच्छा है तो उसको जीवंत रखने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो अपने आप कहीं ना कहीं पनप जाता है। मैं कल ही किसी के साथ डिस्कशन कर रहा था कि पूरे कंक्रीट के जंगल बन गए होते हैं, लेकिन जहाँ कुदरत को पनपना होता है वो चौथे माले की दीवार में से वो पीपल निकलता है। तो कोई भाषा हो, कोई साहित्य हो, कोई कल्चर हो, कोई जाति हो, अगर उसमें दमखम है तो वो कहीं ना कहीं से अपना अस्तित्व, अपना मार्ग ढूंढ लेती है। जैसे वो नदी जैसा है, आप यहाँ पे बांध दोगे तो कितने समय तक बांध पाओगे, ऊपर से बांध दोगे तो वो नीचे से बह के निकल जाएगी। साहित्यिक घराना होने के नाते आज जब आप देखते हैं कि साहित्य से जवान पीढ़ी का मोह भंग हो रहा है और साहित्य की एक मृत्यु सी हो रही है, उसकी जगह कुछ वाहियात गानों ने ले ली है। साहित्य की मृत्यु होती नहीं है, वो एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में जाएगा, क्योंकि साहित्य सच है, सत्य के ऊपर आधारित है और सच कभी मृत्यु नहीं होता है, सच कभी विचलित नहीं होते, सच कभी बदलते नहीं है। साहित्य कांस्टेंट है। मैं एक जगह पे आपको रोकना चाहूँगा कि कोई साहित्य वाहियात नहीं होता है। लाइक जो कोई भी चीज़ अपने दर्शकों को, प्रेक्षकों को या श्रोताओं को गुदगुदा सकती है, मनोरंजन दे सकती है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो दमखम है, चाहे वो शब्दों का हो, चाहे वो संगीत का हो, चाहे वो उसके अंदर प्रेजेंट कलाकारों का हो। सो उसके ऊपर आधारित कुछ रहता है, वो वाहियात नहीं हो सकता है। घुमक्कड़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? घुमक्कड़ की शुरुआत हो रही है और एक बहुत अच्छे घराने के साथ पिंगळशी बापू जैसी दिव्य संत आत्मा के चिंतन के ऊपर आज बैठ के हम कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि घुमक्कड़ तरीके का कोई बंदा होता है। हर एक बंदा जो है वो खोजी है। आज अपने श्रोतागण, दर्शक जो है, उनमें भी हर एक के अंदर एक घुमक्कड़ पड़ा है। आपकी जर्नी शुरू हो रही है तो मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगा कि घुमक्कड़ की जर्नी को सही मात्रा में, सही दिशा में बनाए रखने के लिए आप लोगों को इसको सब्सक्राइब करना चाहिए और आपके लाइक्स, डिसलाइक और कमेंट्स को सही जगह पे प्लेस करते रहना चाहिए, ताकि टीम घुमक्कड़ को कौन सी दिशा में अपनी जर्नी, अपनी फ्लाइट, अपनी दिशा पकड़नी है, वो बहुत क्लियर कट दर्शकों से मैसेज मिले। ये थे उनके जीवन के कुछ अहम पहलू जो आगे कुछ और सीरीज में चलते रहेंगे। घुमक्कड़ के परिवार का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। चलते चलते मशहूर शायर की कुछ पंक्तियों के साथ आपको छोड़े जाता हूँ कि सितारों को आँखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, बने रहिए घुमक्कड़ के साथ।